दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है कि क्या जियो फाइनेंशियल का शेयर जब कल लिस्ट होने वाला है, यानी कि 21 अगस्त को जब लिस्ट होने वाला है, तो क्या हमें उस शेयर में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या उसको बेचना चाहिए, क्या उसको खरीदना चाहिए, इसका आउटलुक क्या है, फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या है और क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जियो फाइनेंशियल का बिजनेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसके कॉम्पिटिशन्स में कौन से शेयर्स हैं, उनका बिजनेस किस तरह से चल रहा है और क्या हमें शेयर में बने रहना चाहिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको पूरी डिटेल्स समझ में आएगी, नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं। और साथ ही मैं अपना व्यू शेयर करूंगा कि मुझे जियो फाइनेंशियल का शेयर कैसा लग रहा है, क्या उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग 21 अगस्त को होने वाली है और इसकी लिस्टिंग का जो प्राइस निकल कर आया है वो तकरीबन 262 रुपीज निकल कर आया है और ये प्राइस स्पेशल मैकेनिज्म के आधार पर डिसाइड किया गया है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि ब्रोकरेजेस ने इस शेयर के प्राइस का अनुमान लगाया था 180 रुपए से लेकर 190 रुपए के आसपास, लेकिन इसका प्राइस स्पेशल डिस्कवरी में निकल कर आया है 262 रुपीज के आसपास। अब पहले ये समझते हैं कि जियो फाइनेंशियल्स के शेयर किस तरह से अलॉट हुए हैं। देखिए जियो फाइनेंशियल जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक भाग है जो डीमर्ज होने के बाद एक नई कंपनी बनकर निकल कर आया है। तो जिस व्यक्ति के पास 19 जुलाई 2023 को यानी कि रिकॉर्ड डेट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे, उनको जियो फाइनेंशियल्स के शेयर मिले गए हैं और ये शेयर मिले हैं 1:1 के रेशो में, यानी कि एक शेयर अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का था 19 जुलाई को तो उन्हें जियो फाइनेंशियल्स का एक शेयर दिया गया है। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल्स के नंबर्स की। FY 22-23 में जियो फाइनेंशियल्स की टोटल इनकम थी 45 करोड़ के आसपास और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 31 करोड़ रुपीस। लेकिन Q1 फाइनेंशियल 23-24 में जियो फाइनेंशियल्स की इनकम निकल कर आ रही है 414 करोड़ रुपीस के आसपास और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 332 करोड़ रुपीस के आसपास। तो आप देख सकते हो कितना मैसिव जंप हुआ है रेवेन्यू और प्रॉफिट में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के Q1 में। ये डेटा काफी एनकरेजिंग डेटा है। अब जैसा कि हमने कहा जियो फाइनेंशियल्स के प्राइस एक स्पेशल डिस्कवरी के आधार पर निकलकर आया था। 19 जुलाई 2023 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लोजिंग हमें मिली थी 2842 रुपीस के आसपास और उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो फाइनेंशियल इंक्लूडेड था और 20 जुलाई 2023 को रिलायंस इंडस्ट्रीज की जब वैल्यू आंकी गई तो वो निकल कर आती है 2580 रुपीस और इस वैल्यू में जियो फाइनेंशियल का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप 19 जुलाई का रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का प्राइस और 20 जुलाई के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के प्राइस को कंपेयर करते हैं और उन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आता है वो है तकरीबन 262 रुपीस और वही जियो फाइनेंशियल्स का प्राइस निकल कर आया है। अब ये जो 262 रुपीस का प्राइस निकल कर आया है इसके आधार पर जियो फाइनेंशियल्स के मार्केट कैप निकल कर आता है तकरीबन 1.7 लाख करोड़ रुपीस के आसपास और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी बनने वाली है। इसके पहले जो दो बड़ी एनबीएफसी कंपनीज है वो है बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर है 4.6 लाख करोड़ रुपीस और बजाज फिनसर्व का मार्केट शेयर है 2.6 लाख करोड़ रुपीस के आसपास। अब अगर जियो फाइनेंशियल के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, उसके फ्यूचर की बात करें तो काफी सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो जियो फाइनेंशियल को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है जियो फाइनेंशियल का मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा बैक्ड है और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखा है कि जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी भी स्पेस में बिजनेस करने के लिए उतरता है उस बिजनेस को वो काफी हद तक अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये बात आप टेलीकॉम सेक्टर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना कदम रखा था तो वहां पर किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एयरटेल वोडाफोन को टक्कर दी थी और आज जियो का बिजनेस हम सब लोगों के सामने है। तो पहली खास बात है जियो फाइनेंशियल्स की उनका मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट काफी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जिनके पास काफी कैश सरप्लस अवेलेबल है और ये मैनेजमेंट जियो फाइनेंशियल्स को फर्श से अर्श तक ले जाने की पूरी काबिलियत रखता है। सेकंड एस्पेक्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का यानी कि रिलायंस रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट शेयर है और जो कस्टमर बेस है वहां पर ये जियो फाइनेंशियल के बिजनेस को पिच कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर असेट मैनेजमेंट का बिजनेस बनने वाला है, यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी एंटर करने वाली है और फाइनेंस बिजनेस तो ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो जियो फाइनेंशियल के उदय होने के बाद ये बिजनेस बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बाकी अन्य
अन्य तमाम एनबीएफसी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को कड़ी टक्कर देने वाला है। और इस बात की शंका शायद आप लोगों को नहीं होगी कि जियो फाइनेंशियल्स आने वाले दिनों में काफी बड़ा बिजनेस बनकर उभरने वाला है। जियो फाइनेंशियल्स ने ब्लैक रॉक के साथ एक करार किया है जिसके द्वारा वो असेट मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने वाले हैं। अब एक बात समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जियो फाइनेंशियल्स को रिलायंस इंडस्ट्री से अलग क्यों किया गया। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये कि जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो एक एनबीएफसी के रूप में काम करने वाला है और एनबीएफसी का बिजनेस एक डिफरेंट तरीके से मैनेज किया जाता है। उसके लिए अलग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है और उस बिजनेस को आरबीआई के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो अगर एक अलग कंपनी बनती है तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस है वो इस एस्पेक्ट से अफेक्ट नहीं होगा और साथ ही अलग कंपनी बनने के बाद उसको और अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है क्योंकि पूरा अटेंशन एक कंपनी के ऊपर रहेगा, ना कि एक कंपनी के बिजनेस डिवीजन पर। और अब जब जियो फाइनेंशियल का बिजनेस सेपरेट कंपनी बन चुका है तो उसका एक अपना प्रॉपर मैनेजमेंट होगा जहां पर उसके फ्यूचर के बारे में सोचा जाएगा, जहां पर उसमें कंसंट्रेशन दिया जाएगा। जबकि कोई बिजनेस अगर किसी कंपनी का एक पार्ट होता है, एक डिवीजन होता है, तो वहां पर उतने ज्यादा अटेंशन नहीं मिल पाते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि 28 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम होने वाली है और उस एजीएम में हमें जियो फाइनेंशियल्स के रोडमैप के बारे में बहुत कुछ जानकारी देखने को मिल सकती है। वहां पर मैनेजमेंट हमें ये बता सकता है कि किस तरह से वो बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं, उनके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है और वो बिजनेस को आते हुए सालों में कहां देख सकते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने बात की है कि जियो फाइनेंशियल थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी बनने वाली है और वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को टक्कर देने वाली है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी देखने वाली है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट में सस्टेन किया है और आज वो इतनी बड़ी कंपनी बनकर उभर कर आए हैं और उनका बिजनेस बेस काफी बड़ा है, लार्ज उनके पास कस्टमर बेस है। और आप किसी भी रिटेल सेगमेंट में अगर जाकर देखें, किसी रिटेल मॉल में जाकर देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आप देखते हैं तो बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल के फुटहोल्ड हम वहां पर देख सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स के लिए इतना इजी नहीं होगा इस मार्केट को कैप्चर करना, लेकिन बिकॉज उनका मैनेजमेंट काफी अग्रेसिव है और काफी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है तो हम आने वाले सालों में जियो फाइनेंशियल्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब हमने फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की बात कर ली, हमने जियो फाइनेंशियल्स का बैकग्राउंड देख लिया, हमने उसके फाइनेंशियल नंबर्स भी देख लिए, लेकिन लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए। अगर आपके पास शेयर ऑलरेडी अवेलेबल है आपके डीमेट अकाउंट में तो क्या आपको उसको बेचना चाहिए, और अगर बेचना चाहिए तो किस प्राइस पर बेचना है। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो क्या आपको जियो फाइनेंशियल का शेयर परचेस करना चाहिए और किस तरह से आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ग्लोबल मार्केट अभी सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी आई हुई है। चाइना के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसकी ग्रोथ श्रिंक हो रही है, तो काफी सारी खबरें हैं मार्केट में जो हमें डरा रही है कि क्या मार्केट में रिसेशन आने वाला है, क्या यूएस इकोनॉमी में किसी तरह का डेंट मिलने वाला है। चाइना से ऑलरेडी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं और रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस जो बढ़े हैं वो हम सब लोगों ने विटनेस किए हैं। इवन इंडिया में लोकल लेवल पर भी इन्फ्लेशन बढ़ने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को अगर देखते हैं तो मार्केट आने वाले दिनों में एक बेड शेप में जा सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुमान है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है। अब जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कल के दिन यानी कि 21 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग प्राइस जैसा कि आपको पता है 262 रुपीज के आसपास है। अगर मैं जियो फाइनेंशियल का शेयर होल्डर हूं और मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है लेट से 3 to 5 इयर्स का, तो मुझे इस कंपनी में बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है और आपको अगर अच्छा गेन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो फंड एक बड़ा अमाउंट इस शेयर से एग्जिट करने वाले हैं अगले 2-4 दिन के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी का पार्ट है और जब जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्री से अलग निकल कर आया है तो वो भी एनएससी का पार्ट होने वाला है 3 दिन के लिए। तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब जियो फाइनेंशियल्स उनके पास आने वाला है, बिकॉज वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं और वो सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर जियो फाइनेंशियल निफ्टी के इंडेक्स से बाहर होने वाला है तो उन्हें भी अपने शेयर्स बेचने होंगे। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 3,500 से लेकर 3,800 करोड़ तक के शेयर जियो फाइनेंशियल्स के मार्केट में सेल होने के लिए आ सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा सेल मार्केट में आने वाला है तो डेफिनेटली प्राइस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा इन्वेस्टर इस शेयर को परचेस करने के लिए आ जाए तो उसकी बात अलग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को टक्कर देने के लिए जियो फाइनेंशियल को काफी पापड़ बेलने होंगे, काफी मेहनत करनी होगी। ये राह उतनी आसान नहीं होने वाली है और जिस प्राइस पर जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होने वाली है
वो प्राइस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो ब्रोकरेजेस ने भी जो प्राइस एस्टिमेशन किया था वो 180 से 190 रुपीस के आसपास किया था, लेकिन स्पेशल डिस्कवरी में प्राइस निकल कर आया है 262 रुपीस के आसपास। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर नहीं है, तो मेरे पास जियो फाइनेंशियल के शेयर भी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास ये शेयर होते तो मैं डेफिनेटली 21 अगस्त को 262 रुपीस से लेकर 255 रुपीस के आसपास अगर मुझे उसका प्राइस मिलता तो मैं एक बार के लिए एग्जिट करना मुनासिब समझता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।